नमस्कार, मैं भूप सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं सारांश हिंदी क्लासेस। आज मैं एक नया टॉपिक करवा रहा हूँ, वो है विराम चिन्ह। तो देखिए, विराम चिन्ह, पहले तो इस शब्द को ही देखते हैं। कई बार किताबों में लिखा होता है इस तरह से, तो ये गलत होता है, सही यही होता है। मतलब आधा न नहीं होता, आधा है होता है। और ऐसे याद नहीं रहता तो मैंने पीछे के वाक्य शुद्धि वाले वीडियो में बताया है कि हिंदी में जो लिखा होता है वही पढ़ा जाता है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। तो ये जो लिखा है इसी को पढ़ें, आप उच्चारण करें तो वहीं आपको पता चल जाएगा। फिर पूछने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम कई बार सही को गलत पढ़ देते हैं या गलत को सही पढ़ देते हैं, तो फिर पता नहीं चलता। तो इसको आप ढंग से पढ़ें। ची आधा न है, तो ची पर जोर पड़ेगा, है पर पड़ेगा, न पर नहीं पड़ेगा। तो चिन्ह है, लास्ट में है ध्वनि आएगी। चिन्ह है, चिन्ह है थोड़ी बोलते हैं, यूँ बोलते हैं चिन्ह, कि चल यहाँ एक चिन्ह लगा दे। चिन्ह, न की ध्वनि लास्ट में आती है, न की। चिन्ह, ची आधा है पर जोर नहीं पड़ेगा, तो चिन्ह, न पर जोर पड़ेगा तो लास्ट ध्वनि न निकलती है ना, चिन्ह। चिन्ह है या चिन्ह, कौन सा सही है? चिन्ह है, चिन्ह है या चिन्ह, चिन्ह होता है। तो ऐसे पता चल जाता है लास्ट वाली ध्वनि से, ठीक है। अब इसको क्या है कि आधा जो अक्षर होता है उसके हलंत लगाया जाता है। ये हलंत नीचे वाले अक्षर पर एक ही मात्रा का भ्रम पैदा करता है, इसलिए इसको हटाने का नियम था, और आगे वाले को भी हटाकर पैर में डालने का नियम था। तो ये ऐसे पैर में डल जाता है, समझ गए आप? ऐसे जैसे युद्ध होता है ना, युद्ध, तो ये हलंत एक ही मात्रा का भ्रम पैदा करता है, तो इसको हटाया गया और इसको पैर में डाला गया, तब ये ऐसे रूप आते हैं। ये मैं वाक्य शुद्धि में बता चुका हूँ। चलिए अब बात करते हैं परिभाषा की। विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है? बोलते समय हमें कुछ स्थानों पर विराम करना पड़ता है। विराम मतलब ठहराव, ठहराव है, ठहरना पड़ता है भाव स्पष्ट करने के लिए। तो ये तो बोलते समय की बात है, तो हम बोलते समय तो हाव भाव से, कुछ ठहराव करने से अपनी बात को अगले तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब बात लिखित में हो तो क्या पता चले कि यहाँ वो ठहरा था या यहाँ विशेष हाव भाव आए थे। तो इसलिए उन स्थानों पर जहाँ विशेष हाव भाव आते हैं या कुछ ठहरना पड़ता है, तो वहाँ कुछ चिन्हों का या संकेतों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं को विराम चिन्ह कहते हैं। ये तो ही परिभाषा। अब मेरी थ्योरी परिभाषाओं में कैद कराने वाली कभी नहीं रही, तो मैं इसको समझाऊंगा आज। विराम चिन्ह तो कल वाले वीडियो में करवाऊंगा, आज इसकी परिभाषा को समझाऊंगा और इसके महत्व को समझाऊंगा। विराम चिन्हों की क्या उपयोगिता है, अगर भाषा में से विराम चिन्ह हटा दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर चर्चा करते हैं आज के वीडियो में। तो इसकी परिभाषा को ध्यान से समझें और समझने का प्रयास करें कि विराम चिन्ह कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। मैं बहुत ही सिंपल उदाहरणों से स्पष्ट करने का प्रयास करूँगा। विराम कैसे लेते हैं, कैसे उसका प्रयोग करते हैं चिन्हों का, ये देखें। एक जंगल में एक लोमड़ी थी, वह बहुत प्यासी थी, वह इधर उधर घूमी। तो ये जो मैं वाक्य बोल रहा हूँ, यहाँ मेरे छोटे छोटे भाव स्पष्ट हो रहे हैं, स्पष्ट हो जाते हैं तो वहाँ पूर्णविराम आ जाता है ना। एक जंगल में एक लोमड़ी थी, पूर्णविराम, वह बहुत भूखी थी, पूर्णविराम। तो जितना एक साथ बोल गया, वह बहुत भूखी थी, तो उसके बाद मुझे रुकना पड़ता है और अगला वाक्य बोलना पड़ता है। तो बीच में थोड़ा सा गैप आता है, थोड़ी सी श्वास लेनी पड़ती है, थोड़ा रुकना पड़ता है। वहाँ कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं को विराम चिन्ह कहते हैं। अब यहाँ रुकने का मतलब बच्चे ढंग से समझ नहीं पाते, मैं दोबारा समझाता हूँ। रुकने का मतलब यूँ नहीं है कि एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, अब रुकूंगा मैं फिर अगला बोलूँगा, ऐसे नहीं बोलूँगा। तो मैं लय में ही एक रूपता से बात करता जाऊँगा, लेकिन फिर भी थोड़ा रुकना पड़ता है। रुकने का मतलब बिल्कुल ठहर जाना नहीं है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हाँ रुकना पड़ता होगा, रुकना नहीं पड़ता, वो फ्लो के साथ ही बात होती है, भाव के साथ ही बोला जाता है, लेकिन फिर भी रुकना पड़ता है। उस रुकने को उदाहरण से समझिए आप।
जैसे भी मैं बोला उदाहरण से समझिए, उदाहरण से समझिए। तो कितने शब्द मैंने एक साथ बोले थे, वो एक साथ बोलता हूँ, फिर आगे दूसरी बात कहता हूँ तो फिर कुछ शब्द एक साथ बोलता हूँ। तो एक बार एक शब्द बोले, अगली बार एक शब्द मिलाकर बोले, तो उनके बीच में ऑटोमेटिक ही कुछ गैप आ जाया करता है। ठीक है, इसको एक उदाहरण से समझे आप। अब इसको पढ़ के देखिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ मोती मानुष चून, यहाँ थोड़ा थोड़ा रुक रहा था तो मैंने यहाँ कोमा यानी अल्प विराम लगा दिया। दोबारा देखें, पानी गए न उबरे, कोमा लगाया ना, मोती मानुष चून, तो यहाँ बिल्कुल थोड़ा रुका था तो कोमा लगा दिया। अब यहाँ रुकने का मतलब रुकना नहीं होता, रुकने का मतलब है कुछ शब्द एक साथ बोलूँगा, कुछ शब्द एक साथ। जैसे रहीमन पानी राखिए, ये तीनों शब्द एक साथ बोलूँगा, रहीमन पानी राखिए। फिर ये एक साथ बोलूँगा, बिन पानी सब सून, ये एक साथ बोलूँगा। तो ये एक साथ बोले जा रहे हैं, ये एक साथ बोले जा रहे हैं, तब बीच में अपने आप ही गैप आता है, थोड़ा रुकना पड़ता है, सांस लेते हैं थोड़ा सा। सांस लेने मतलब यूँ नहीं है कि सांस यूँ सांस नहीं है, वो ऑटोमेटिक लिया जाता है, कुछ अपने आप ही अल्प थोड़ा रुका जाता है। तो उसको महसूस करिए। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो अब देखिए दोबारा से, रहीमन पानी राखिए बिन, अब गड़बड़ हो रही है ना, इन तीनों को एक साथ बोलता हूँ तो फिर अपने आप यहाँ गैप आएगा। रहीमन पानी राखिए बिन, जचा नहीं ना, तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो ये एक साथ बोल रहा हूँ, ये एक साथ बोल रहा हूँ, तब वो बीच में हल्का सा गैप आता है, उस विराम की बात कर रहा हूँ मैं। और विराम का मतलब यूँ बोलते बोलते रुक नहीं जाया करते। एक जंगल में लोमड़ी रहती थी, वह बहुत प्यासी थी, तो यूँ कर करके रुका नहीं जाता। ठीक है, समझ रहे हो आप। यानी कुछ शब्द भाव दिखाने के लिए एक साथ बोल दिए जाते हैं, कुछ एक साथ बोल दिए जाते हैं, तो बीच में अपने आप ही गैप आ जाता है। इसको देखिए आप, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। अब यहाँ देखो, गुरु गोविंद दो खड़े काके, दो खड़े काके, ऐसे थोड़ी बोला जाएगा, ये तीनों एक साथ थोड़ी बोले जाएंगे। दो खड़े काके, कोई मतलब नहीं निकल रहा। तो इसका मतलब है गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, किसके पाँव लगूं। तो ये एक साथ बोले गए, ये एक साथ बोले गए, दो चीज़ एक साथ बोली जाती है, तो बीच में अपने आप ही गैप आ जाता है, बीच में अपने आप ही ठहराव आ जाता है, विराम आ जाता है। और ये तो बोलते समय विराम आ रहा है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, ये बीच में विराम आ रहा है ना। ये विराम लिखित में कैसे दिखाएं, हमें क्या पता चले कि ये तीनों एक साथ बोले गए थे या ये तीनों एक साथ बोले गए थे, ऐसे कैसे पता चलेगा। तो वहाँ कुछ चिन्ह लगा देते हैं, उन्हीं को विराम चिन्ह कहते हैं। समझ में आई बात। एक ये तो ब्रज भाषा की पंक्तियाँ हैं, हिंदी की पंक्ति से देखें। इस पंक्ति में देखो, उसे रोको मत जाने दो। अब पता ही नहीं चल रहा वो कहने वाला क्या कह रहा है, उसे रोको मत जाने दो, भाव स्पष्ट नहीं हुए, क्या कहना चाह रहा है। रोकना है, यहाँ बिठाए रखना है या भेज देना है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा। जैसे हमारे पापा जी बाहर गए हुए हों, पीछे से उनका कोई परिचित या दोस्त आ जाए, फिर हम पापा जी को फ़ोन करके बताते हैं कि अमुक आदमी आया है, तो वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे उसे रोको मत जाने दो। अब हमें समझ भी नहीं आया कि उसको रोकना है या भेजना है। भेजना है तो अपने कहेंगे कि पापा जी तो कल आएंगे, कल आएंगे तो फिर वो चला जाएगा। और अपने कहेंगे नहीं रुकिए आप अभी आने वाले ही हैं, तो थोड़ी देर बिठा लेते हैं ना। पापा जी अगर बोलें कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ तो उसको बिठाएंगे। लेकिन इस लाइन से समझ में नहीं आ रहा, उसे बिठाना है या भेज देना है। अब देखो, उसे रोको मत जाने दो, अब ये दोनों शब्द मैंने एक साथ बोले हैं। उसे रोको मत जाने दो मतलब थोड़ी देर बिठाई रखो। अब यहाँ मैं नहीं रुकूं, यहाँ रुकूं, तो उसे रोको मत जाने दो। तो ये कैसे पता चला, बोलने से। ये तो मैं पहले लगा रहा हूँ, पहले नहीं लगाए जाते, बोला जाता है पहले। तो कैसे, उसे रोको मत जाने दो, ऐसा कहा था, तब हमें पता चल गया कि उसे रोको ये दो शब्द एक साथ बोले थे। तो हम फिर लिखते समय वहाँ चिन्ह लगा देंगे, है ना। बोलते समय जो पता लगता है कि यहाँ ये भाव दिखाना चाह रहा है, तो उसी हिसाब से चिन्हों का प्रयोग कर लेते हैं लिखित में। बोलते समय तो हमें पता चल जाता है कि क्या कहने वाले। अगर वो ये कह दे उसे रोको मत जाने दो, तो बोलते समय तो हम समझ गए, लेकिन लिखित में क्या पता चले वो क्या कहना चाहता है, तब वहाँ कुछ चिन्ह लगाते हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा एक बात और समझ में आ रही होगी आपके कि विराम चिन्ह न हो तो कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कहाँ तो वो ये कहने वाला था उसे रोको मत जाने दो,
कहाँ ये अर्थ हो गया कि उसे रोको मत, जाने दो, बिल्कुल विपरीत हो गया। तो विराम चिन्ह बहुत प्रभाव डालते हैं वाक्य में भावों की अभिव्यक्ति करते समय। क्या कहना चाहता है ये भाव दिखाने के लिए विराम चिन्हों का विशेष महत्व होता है। और मैंने वाक्य शुद्धि कराते समय ये बताया था कि विराम चिन्हों का सही प्रयोग न करना भी वाक्य अशुद्धि माना जाता है। ये मैं वाक्य शुद्धि में बता चुका हूँ। तो विराम चिन्हों का ये महत्व है। केवल ठहराव की बात नहीं है, कई बार कहीं आश्चर्य प्रकट करना पड़ता है, या कई बार कहीं विशेष बात पर बल दिया जाता है, या कई बार प्रश्न पूछना होता है, तो फिर वहाँ भी कुछ चिन्ह लगा करके दिखाए जाते हैं कि यहाँ वो प्रश्न पूछने वाला था। मतलब विराम चिन्हों से भावों की स्पष्टता होती है, भाषा स्पष्ट बनती है। अब कैसे भाव, एक और उदाहरण से देखिए। अब ये वाक्य देखिए, दिल्ली जाना है, इसमें पता ही नहीं चल रहा कहने वाला क्या कह रहा है। अब अगर ये वाक्य मैं लिखूं और किसी से भी पूछूं कि ये वाक्य सही है क्या, तो वो कहेगा हाँ सही है, क्या गलती है, दिल्ली जाना है, कहीं तो कोई गलती नहीं है, यूं बोलेगा। जबकि ये वाक्य गलत है, मतलब कोई भाव ही स्पष्ट नहीं हो रहे। ये वाक्य एक ही तरह से सही हो सकता है जब किसी उत्तर स्वरूप में, जवाब में ये बात कही जाए, या कोई प्रसंग चल रहा हो तब ये बात कही जाए, तब ये सही होता है। अब ये अकेला पड़ा वाक्य सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वाक्य क्या होता है, भावों की अभिव्यक्ति के लिए, स्पष्टता के लिए जो बोला जाता है, जिसमें एक भाव पूर्ण होता है, वही तो वाक्य होता है। और जहाँ भाव पूरा हो जाए वहीं तो पूर्ण विराम आता है। आधे वाक्य में पूर्ण विराम थोड़ी आएंगे। जैसे ही गाड़ी चली तो यहाँ पूर्ण विराम थोड़ी आएगा। जैसे ही गाड़ी चली सब दौड़ने लगे, अब बात पूरी हुई है, आगे पूर्ण विराम आएगा। तो आधे अधूरे वाक्य में पूर्ण विराम नहीं आता, क्योंकि भाव पूरे नहीं होते ना, इसलिए भाव पूरे होते पूर्ण विराम आता है। तो यहाँ तो भाव पूरे हो ही नहीं रहे, और जो हो रहे हैं वो अस्पष्ट है, पता नहीं चल रहा इसे कौन क्या कह रहा है। दिल्ली जाना है, पता नहीं चल रहा, मुझे जाना है, तुझे जाना है, उसे जाना है, अब जाना है, कब जाना है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ये अनिश्चित वाक्य है, और अनिश्चित वाक्य को इंग्लिश में बोलते हैं इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब इस वाक्य को सही करूं, भाव लेकर आऊं, तो देखें इधर, अब ये सही हो गया। कैसे? मैं 2 बार बोलूंगा, आप समझना कौन से वाक्य से आपको समझ में आया कि कहने वाला क्या कह रहा है। 2 बार बोलूंगा। दिल्ली जाना है, समझे, मुझे, आपको, उसको, किसको, अब, कब, दिल्ली जाना है, कुछ भी नहीं समझ में आया। और अब मैं बोलूँगा तब समझ में आ जाएगा। यही 3 शब्द बोलूँगा। दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है। अब आपके समझ में आ गया कि दूसरी बार जब बोला ना, तो ये पूछना चाहते हैं कि जाना है या नहीं जाना। जाना है तो बोलो, साधन किराए पर करें, है ना। और नहीं जाना तो यस या नो जवाब दो। दोबारा देखें, दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है। तो अब ये दूसरी बारी में भाव स्पष्ट हुआ था कि आप पूछना चाहते हो यस या नो, जाना है या नहीं जाना। तो ये कैसे पता चला? मैंने गर्दन हिलाई तब। बिना गर्दन हिलाऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे बारे में या आपके बारे में या किसी और के बारे में। दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, तो ये गर्दन हिली तब भाव स्पष्ट हुए थे। अब ये तो बोलते समय स्पष्ट हो जाते हैं, लेकिन यही जब लिखा हुआ हो तब कैसे पता चले कि यहाँ गर्दन हिली थी? पता चलता है, ये बताएगा, इससे पता चलता है। तो विराम चिन्ह भाव दिखाते हैं। समझ में आई बात? एक बार दोबारा देखें। ये फिर भाव स्पष्ट करने में असमर्थ है, दिल्ली जाना है। अब इसको सही करूं, अब ये सही हो गया, क्योंकि कहने वाला जो भाव कहना चाहता है वो स्पष्टता के साथ अगले के सामने पूछ जाते हैं, तभी तो भाषा स्पष्ट होती है ना। भाषा क्या है? भावों के आदान प्रदान करने का माध्यम। तो भाव अगले तक स्पष्ट हो ही नहीं पाते तो वो बोलना क्या है? निरर्थक है। भी जो अगला बोलता जा रहा है, सामने वाले तक बात पहुंच ही नहीं पा रही, वो समझ नहीं पा रहा, तो वो भाषा नहीं है, फिर निरर्थक बकना हो गया वो। तो यहां देखिए, हम इसको बोल के दिखाता हूं, तीनों को बोलता हूं।
दिल्ली जाना है। दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, मतलब उसको आश्चर्य हुआ कि दिल्ली का तो कोई प्रोग्राम ही नहीं है, एकदम से ही दिल्ली जाना है। यार मैं तैयार ही नहीं हुआ, है ना। कोई जैसे आकर बोले तो वो क्या कहेगा, दिल्ली जाना है, अचानक कैसे, है ना। तो ये आश्चर्य का भाव यहाँ आ चुका है। तो ये विस्मयबोधक चिन्ह आएगा यहाँ, और यहाँ कोई भाव नहीं है, स्पष्ट नहीं हो रहा, अनिश्चित है। अब इस वाक्य को देखिए, भारत में कितने वर्ण तथा कितनी ध्वनियाँ हैं। क्या ये वाक्य सही है? एक बार आप पढ़ के देखें, भारत में कितने वर्ण और कितनी ध्वनियाँ हैं, ये सही वाक्य है? शायद आप सही बोलेंगे। और अगर मैं स्पेशल एक की बात कर रहा हूँ तो आपके मन में शंका भी हो सकता है कि क्या पता ये गलत हो, है ना। लेकिन एग्जाम में 4 वाक्य दिए हुए हों और उनमें से पूछे शुद्ध वाक्य छांटें तो आपको यही शुद्ध लगेगा। एबेसैदे में अगर ये कहीं पढ़ा है तो ये भी आपको सही नज़र आएगा। भारत में कितने वर्ण और कितनी ध्वनियाँ हैं, आप इसमें गलती नहीं पकड़ पाएंगे, जबकि ये गलत है। गलत कैसे है? इसका भाव नहीं निकल रहा ना। जब भाव ही नहीं निकल रहा तो भाषा कौन सी? फिर तो वो निरर्थक बोलना हो गया। भाव नहीं निकला इसका कुछ भी, और जो निकल रहा है वो बकवास निकल रहा है। कैसे? पढ़ के देखें, भारत में कितने वर्ण और कितनी ध्वनियाँ है। भारत में वर्ण और ध्वनियाँ, भारत में कभी वर्ण और ध्वनियाँ होती है? भारत में है वर्ण और ध्वनियाँ? कहाँ है भारत में? भारत तो बहुत लंबा चौड़ा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी। तो बताओ वर्ण कहाँ है? कश्मीर में है, पंजाब में है, हरियाणा में है। ध्वनियाँ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो ये वाकई गलत है। जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, इसका कोई भाव ही नहीं निकल रहा। निकल रहा है वो गलत निकल रहा है, कोई मतलब ही नहीं है उस भाव का कि भारत में कितने वर्ण है। भारत में वर्ण कहाँ है? अभी राजस्थान में है। अब इसको सही करूं, अब ये सही हो गया। अब ये भारत इंडिया नहीं है, अपना देश नहीं है। अब ये शब्द है, वो कह रहा है इस शब्द में कितने वर्ण हैं और कितनी ध्वनियाँ हैं। समझ रहे हो क्या? इस शब्द में 3 ध्वनियाँ, 6 वर्ण है, ठीक है ना। उत्तर बता रहा हूं मैं। तो ये नेट के एग्जाम में पूछा गया था। चलो आप समझ गए। ये अगर ना लगाता तो फिर इसका अर्थ क्या निकला था कि भारत में कितनी ध्वनियाँ हैं, देश में ध्वनियाँ कहाँ हैं। समझ रहे हो आप? तो ये इन्वर्टेड कोमा, जिसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं, ये यहाँ लगाया तो भाव स्पष्ट हुआ। अब समझ में आई विराम चिन्हों की महत्ता कितनी होती है। बहुत उपयोगिता है भाव अर्थ स्पष्ट करने के लिए। अब ये और कहाँ काम आएगी बीच में बता देता हूँ। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के हैं, उनके यहाँ अपठित गद्यांश और पद्यांश आया करते हैं। तो मान लो 15-20 पंक्तियाँ गद्यांश की आ गई तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या हर कोई फटाफट पढ़ देते हैं उसको और समझने का प्रयास करते हैं। फिर उसी में से उत्तर छांट कर लिखने पड़ते हैं उनको। वो ये नहीं बता सकते कि इस वाक्य में कहाँ प्रश्नवाचक आया था, कहाँ उद्धरण चिन्ह आया था, कहाँ विस्मयबोधक चिन्ह आया था, कहाँ कोष्टक आया था, उसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है, वो पता ही नहीं। वो तो विराम चिन्हों को अनदेखा करते हैं, फटाफट पंक्तियाँ पढ़ते हैं। तो इससे उनके वो आधा समझ में आता है। और अगर आप विराम चिन्हों का सही प्रयोग करते हुए उनका अर्थ समझेंगे तो कुछ 10% ज़्यादा ही समझ में आएगा वो अपठित। समझ में आई बात? तो इनका महत्व होता है, इनको नज़रअंदाज मत किया करें। कुछ ज़्यादा स्पष्टता आती है अगर विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए ढंग से पढ़ेंगे तो। अब नीचे देखें, यह पंक्ति भाभी से ली गई है। ये तो चिर परिचित वाक्य है, तो बहुत सारे बता देंगे कि यहाँ इन्वर्टेड कोमा उद्धरण चिन्ह आएगा, ये बता देंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले जानते हैं, लेकिन क्यों ये नहीं बता पाएंगे। और बताएंगे तो यूँ कहेंगे इसी रचना के साथ एक गहरा उद्धरण चिन्ह आता है, ये नियम बता देंगे वो। और वो ये नहीं बता पाएंगे कि अब गलत क्यों हो गया, नहीं बता पाएंगे। मैं बताता हूँ, ये गलत इसलिए हो गया कि इसका भाव नहीं निकल रहा। भाव नहीं निकल रहा तो वाक्य नहीं है, फिर तो बता देना, निरर्थक बोलना हो जाता है। भाव निकल ही नहीं रहा, क्या कहना चाहता है, और जो निकल रहा है वो बकवास निकल रहा है। कैसे? यह पंक्ति भाभी से ली गई है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो पंक्ति है, पंक्ति ये होती है, ये लाइनें पंक्तियाँ, ठीक है ना। ये अब इसको समझ के देखो, पंक्ति भाभी से ली गई है। पंक्ति कभी भाभी से ली जा सकती है क्या कि भाभी ये पंक्ति देना, शाम को वापस ले लेना है?
पंक्ति भाभी से ले सकते हो, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब ये सही हो गया। अब ये भाभी वो भाभी नहीं है जो भाई की पत्नी है। अब ये भाभी कोई कविता होगी, कोई नाटक होगा, कोई कहानी होगी, कोई किताब का नाम होगा। अब ये भाव स्पष्ट हो गया। तो विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है हिंदी में। विराम चिन्ह हटा देते हैं तो भावा अभिव्यक्ति बाधित हो जाती है, स्पष्टता नहीं होती। समझ में आई बात? ये दो वाक्य और देखिए। वाह क्या गजब सौंदर्य है। ये प्रश्न कई साल पहले 10th में बोर्ड में आया था और लिखा था इस वाक्य को शुद्ध करके पुनः लिखिए। तो बच्चे बिना नॉलेज के तो क्या करेंगे, वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करेंगे। तो उन्होंने देखा वाह क्या गजब सौंदर्य है, तो अपना निजी दिमाग लगाया, क्या देख करके यहाँ प्रश्नवाचक कर दिया। और ये सही है कि क्या, कौन, किसे, कब, कहाँ, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं तो इनके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। लेकिन यहाँ प्रश्न नहीं कर रहा, प्रश्न नहीं कर रहा, वो तो खुद ही बता रहा है ना गजब सौंदर्य है, खुद बता रहा है। पूछ थोड़ी रहा है कैसा सौंदर्य है, पूछ नहीं रहा वो कैसा सौंदर्य बता भी, पूछ नहीं रहा, वो तो खुद कह रहा है गजब है ना। तो फिर ये क्या क्यों आया? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम जरूर है पर यहाँ प्रश्न करने के लिए नहीं आया ये, तो क्यों आया? आश्चर्य प्रकट करने के लिए, विस्मय। तो यहाँ जो पूर्णविराम था उसको यूं करना था, इतना सा करना था और 2 नंबर मिलने वाले थे, है ना, बाकी सही था। अब नीचे देखे, वाह सचिन क्या लंबा छक्का मारा है। अब यहाँ क्या गलती है? पहली बात तो ये क्या है ना, ये आश्चर्य के लिए है, तो पहली गलती तो ये। लेकिन अब भी सही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब नाम आ जाता है ना तो ये यहाँ से हट जाता है और यहाँ आता है। ठीक है, तो ये बातें आपके काम आएगी। अभी तो मैंने इसकी उपयोगिता बताई है, थोड़ी सी परिभाषा बताई है विराम चिन्हों की। अब विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, उनकी कितनी संख्या है लगभग, वो सारे अगले वीडियो में ज़रूर देखना। और अगर ये बातें अच्छी लगी है तो इसको शेयर ज़रूर करें। आप देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। आपके छोटे भाई बहन और पढ़ रहे हैं उनको दिखाएं। ये फालतू के फूड वीडियो देखने से, हंसी मजाक देखने से, मोबाइल पर गेम खेलते रहने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। कुछ अच्छी बातें सुने। मेरी ज़रूरत नहीं है, किसी और का वीडियो है, किसी और से जो विज्ञान पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं, किसी ने वीडियो डाल रखा है, अच्छी जानकारी है तो देखें। आपको अगर खेलने में आनंद आता है तो ये मेरा दावा है कि आप अच्छे कामों में मन लगाइए, वहाँ भी आपको आनंद ही आएगा। तो शेयर करें प्लीज़, दिखाएं, किसी का भला होगा, कोई 2 अक्षर सीखेंगे बच्चे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।